हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मजे में? चलिए, हम लोग बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की। और किसी कारण से कल की क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए अपने 2 ही लेक्चर हुए हैं। क्विक फटाफट इसको रिवाइंड करते हैं कि क्या अपन पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने पहले की क्लास अटेंड नहीं की उनके लिए एक रिवीजन कि कितना हम लोग कवर कर चुके हैं। तो हमने बात की थी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की, और इस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने बात शुरू की थी डेफिनेशन से। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन मैंने बताई कि भाई ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देता है, तो वो प्रोसेस कहलाती है रिप्रोडक्शन। फिर हमने बताया रिप्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या सर्टेन है लाइफ स्पैन, यानी जिसका कि बर्थ हुआ है उसकी नेचुरल डेथ या उसकी डेथ होनी सर्टेनिटी है, निश्चित है। जैसे हमने कुछ लाइफ साइकिल लाइफ स्पैन बताए कुछ ऑर्गेनिजम्स के। और इसीलिए अपनी जो स्पीशीज है उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म क्या परफॉर्म कर रहा है? रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद हम गए बेसिक फीचर्स पे। बेसिक फीचर्स का मतलब भी हमने बताया कि भाई जब भी रिप्रोडक्शन होगा कुछ इवेंट्स जरूर होंगे। और वो इवेंट्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहले होगा डीएनए का रेप्लिकेशन, जिससे डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। उसके बाद होगा सेल डिवीजन, केवल माइटोसिस हो सकता है या दोनों, माइटोसिस भी और मियोसिस भी। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स या रिप्रोडक्टिव बॉडीज। और लास्ट था डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज इनटू ऑफस्प्रिंग। वो जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स या बॉडीज बनी वो डेवलप होकर बनाएगी नई ऑफस्प्रिंग। फिर हमने बताया टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने बोला कि भाई ये जो रिप्रोडक्शन है ये 2 टाइप का है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल की हमने बात की, कुछ इवेंट्स इसकी खास बातें बताई। यूनिपेरेंटल, केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। मियोसिस कभी नहीं होगा, विदाउट मियोटिक डिवीजन है। गैमेट्स का फ्यूजन कभी नहीं होगा, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन उनका फ्यूजन कभी नहीं होगा। क्विक, फटाफट होता है, जल्दी होता है और सिंपल प्रोसेस है। और यहाँ जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने बात की, 4 तरह का: बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बाइनरी फिजन अमीबा वगैरह में मिलता है, और उसमें जो हमारी पेरेंट सेल है वो डिवाइड होती है और 2 नए इंडिविजुअल बनाती है। यानी एक टाइप का क्या है? सेल डिवीजन ही है। अमीबा, पैरामीशियम, इनमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये हमने देखा था डायग्राम में, इक्वल साइटोकाइनेसिस या सेल डिवीजन आपको मिलेगा। चलिए, उसके बाद बडिंग की हमने बात की थी। बर्ड फॉर्मेशन के थ्रू जब रिप्रोडक्शन होता है तो वो कहलाएगा बडिंग। और बडिंग आपको मिलेगा किसमें? ईस्ट में। ईस्ट में एक डायग्राम में आप देख सकते हैं, बड बनेगी, बड के बाद कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, 2 में डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, और वो बड जो है पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाएगी। पेरेंट सेल से ये बड जो है सेपरेट हो जाएगी, और उसके बाद मैच्योर होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाएगी। ईस्ट में हमको ये तरीका देखने को मिलता है, ये कहलाता है बडिंग। यहाँ जो साइटोकाइनेसिस होता है वो अनइक्वल होता है, वो इक्वल नहीं होता जैसा कि बाइनरी फिजन में हो रहा था। बाइनरी फिजन में इक्वल साइटोकाइनेसिस था, लेकिन बडिंग में अनइक्वल है। फिर आ गया स्पोर फॉर्मेशन।
हेलो एवरीवन, कैसे हो? लेट आ रहे हो? जल्दी जल्दी आ जाओ। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन एक क्या है? स्पोर्स के थ्रू जब रिप्रोडक्शन होगा, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा। थैंक यू थैंक यू। स्पोर्स के थ्रू जब रिप्रोडक्शन होगा तो वो कहलाएगा स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन। क्या है स्पोर्स? स्पोर्स है स्पेशलाइज्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। स्पेशलाइज्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं स्पोर्स। कहाँ मिलते हैं? मेंबर्स ऑफ फंजाई, मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई में आपको मिलेंगे, या कुछ सिंपल प्लांट्स जैसे कि एल्गी में आपको देखने को मिले। इनमें से सबसे कॉमन हमने बताए थे कौन से? जूस्पोर्स। दो तरह के बताए, जूस्पोर्स और कॉनिडिया। जूस्पोर्स हमको मिले क्लेमाइडोमोनास यानी एल्गी में, कॉनिडिया हमको मिले फंजाई यानी पेनिसिलियम में। ये सब बातें हो चुकी हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मोस्ट कॉमन इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में जो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हमने बताया कि भाई हायर प्लांट्स का जो वेजिटेटिव पार्ट है, रूट, स्टेम या लीव, कोई भी हो, अगर वो नया प्लांट प्रोड्यूस कर दे तो वो कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्टेम के एग्जांपल्स हमने बताए, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, और इन सब स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। इन सब को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। और क्योंकि यहाँ भी एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए ये प्रोसेस जो है ये एसेक्सुअल। ये सारी बातें हमने की। और लास्ट में हमने आइकॉर्निया यानी वाटर हाइसिंथ के बारे में की। और ये जो वाटर हाइसिंथ होता है, इसको हमने नाम दिया क्या? टेरर ऑफ बंगाल। इसको हमने बोला टेरर ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि बंगाल में जब इसको लाया गया तो वहां पॉन्ड वगैरह में, लेक वगैरह से इसने पूरी ऑक्सीजन ड्रेन कर ली, और उसकी वजह से क्या हुआ? वहां के एक्वेटिक एनिमल्स की क्या हो गई? डेथ हो गई। और इसीलिए वहां फूड की डेफिशिएंसी हो गई, और इसीलिए इसको कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। क्लियर? अरे समझ गए? बोलो। चलो, उसके बाद थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की हमने बात की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बताया कि भाई रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप है जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं। एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट, और इन दोनों का क्या होता है? फ्यूजन होता है। दोनों का फ्यूजन होता है, और फ्यूजन के बाद बनता है जाइगोट। फ्यूजन के बाद क्या बन गया? जाइगोट बन गया। और जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, जहां भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वहां आपको जरूर देखने को मिलेगा मियोसिस, मियोटिक डिवीजन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, मियोसिस होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा, क्या कहलाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अब इसको अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था वो था कैसा? क्विक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था क्विक, लेकिन यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसा है? स्लो। वो था सिंपल, ये है कॉम्प्लेक्स। वहां आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, वहां आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन यहां वेरिएशंस आती हैं। यहां आती हैं वेरिएशंस, और ये जो वेरिएशंस हैं ये किस वजह से आती हैं? ये आती हैं मियोसिस की वजह से। जब मियोसिस होगा तो मियोसिस में होगा क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें होंगी वेरिएशंस, और ये वेरिएशंस की वजह से यहां पर आएगा इवोल्यूशन। वेरिएशंस की वजह से ही क्या आएगा? इवोल्यूशन। वेरिएशन ही क्या प्रोड्यूस करेंगे? इवोल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर?
बात समझ में आ रही है? इतनी बातें तो अपनी सब हो चुकी हैं, इतनी बातें अपनी हो चुकी हैं। अब आप देखें, इसकी है 3 फेजेस ऑफ लाइफ। हमने रिप्रोडक्शन के बेसिस पर पूरी लाइफ को डिवाइड कर दिया है 3 फेजेस। रिप्रोडक्शन के बेसिस पर पूरी लाइफ को डिवाइड कर दिया है 3 फेजेस में। कौन कौन सी है? पहली है जुवेनाइल फेज, दूसरी है रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरी है सेनेसेंस फेज। एक है जुवेनाइल फेज, एक है रिप्रोडक्टिव फेज और एक है सेनेसेंस फेज। जुवेनाइल फेज का क्या मतलब है कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेकर, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेकर उसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी डेवलप होने तक की, है ना, बर्थ से लेकर जब तक उसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी डेवलप नहीं हो जाती, उस फेज को हम नाम देते हैं जुवेनाइल फेज। जब तक उसमें बर्थ से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी डेवलप नहीं हो जाती, उसको हम नाम देते हैं जुवेनाइल फेज। प्लांट्स में यही जुवेनाइल फेज जो है वो क्या कहलाती है? वेजिटेटिव फेज कहलाती है। ठीक है। दूसरी रिप्रोडक्टिव फेज, कि भाई अब उसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी डेवलप हो चुकी है। और तीसरी है सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस यानी अब उसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जो है वो अब खत्म हो गई, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी खत्म हो गई, उसकी लॉस्ट हो गई रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, वो कहलाती है सेनेसेंस फेज। और सेनेसेंस फेज के बाद उस ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो भाई 3 तरह की फेज हो गई, एक जुवेनाइल फेज, एक रिप्रोडक्टिव फेज और एक सेनेसेंस फेज। जुवेनाइल फेज यानी बर्थ से जब तक उसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी डेवलप नहीं हो जाए। रिप्रोडक्टिव फेज उसकी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी वाली फेज, जिसमें वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा, नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करेगा, वो कहलाती है रिप्रोडक्टिव फेज। और सेनेसेंस उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी क्या हो गई? खत्म। अब उसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी बची नहीं है, तो वो कहलाती है सेनेसेंस फेज। और सेनेसेंस फेज एंड होगी जाकर डेथ पर। 3 फेजेस ऑफ लाइफ। अब हम लोग पढ़ रहे रिप्रोडक्शन, तो हमको जुवेनाइल फेज से भी कोई मतलब नहीं है और हमको सेनेसेंस फेज से भी कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है रिप्रोडक्टिव फेज। चलो हम प्लांट्स की बात करते हैं पहले। अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में जैसे ही फ्लावर दिखाई देगा, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, हमारे हायर प्लांट्स की बात करें, तो हायर प्लांट्स में जैसे ही फ्लावर डेवलप हो जाएगा, फ्लावर दिखाई देगा, उसका मतलब क्या है कि भाई अब उसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ चुकी है। फ्लावर का दिखाई देना इस बात का इंडिकेशन होता है कि अब इसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ चुकी है, रिप्रोडक्शन ये परफॉर्म कर सकता है। और फ्लावर के बेसिस पर हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, है ना। कौन कौन से? एक होते हैं मोनोकार्पिक और एक होते हैं पॉलीकार्पिक, है ना। एक होते हैं मोनोकार्पिक और एक होते हैं पॉलीकार्पिक, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी लाइफ में केवल एक ही बार रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी लाइफ में केवल एक ही बार रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, एक ही बार फ्लावर और फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो कहलाते हैं मोनोकार्पिक। और एक जो बार बार यानी हर साल फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, वो कहलाते हैं पॉलीकार्पिक। 2 तरह के हो गए। चलो पहले हम बात करते हैं मोनोकार्पिक। जितने भी एनुअल प्लांट्स हैं वो सब के सब कैसे? मोनोकार्पिक। जितने भी बाइएनियल प्लांट्स हैं वो सब के सब कैसे? मोनोकार्पिक। एनुअल प्लांट्स मतलब जिनका लाइफ साइकिल 1 साल में पूरा हो जाता है, 1 साल या उससे कम टाइम में लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, तो वो कहलाते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। 1 साल या उससे कम टाइम में अगर लाइफ साइकिल पूरा हो जा रहा है तो वो कहला रहे हैं
एनुअल प्लांट्स, और एनुअल प्लांट्स हमेशा ही मोनोकार्पिक होते हैं। दूसरे बाइएनियल प्लांट्स, वो प्लांट्स जिनका लाइफ साइकिल 1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम होता है। 1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम होता है वो कहलाते हैं बाइएनियल प्लांट्स, है ना। और बाइएनियल प्लांट्स भी हमेशा मोनोकार्पिक होते हैं। मोनोकार्पिक होने का मतलब अपनी लाइफ में केवल एक ही बार फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, एक ही बार रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो कौन कौन से हुए? एनुअल प्लांट्स और बाइएनियल प्लांट्स। क्लियर? तीसरे, कुछ पेरेनियल प्लांट्स भी मोनोकार्पिक होते हैं। वैसे तो जो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं वो सब के सब पॉलीकार्पिक होते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पेरेनियल प्लांट्स मोनोकार्पिक होते हैं। 2 एग्जाम्पल हैं बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा जाता है, पूछा गया है कई बार। एक, कुछ बैम्बू की स्पीशीज, हमारा जो बांस होता है बैम्बू स्पीशीज, वो अपने 15 से लेके 100 साल के लाइफ में 15 से लेके 100 साल के लाइफ में केवल एक ही बार फ्लावर, ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, अपने लाइफ में केवल एक ही बार फ्लावर या फ्रूट प्रोड्यूस करता है, जो कि लार्ज नंबर में करता है। कैसे करता है? लार्ज नंबर में करता है और उसके बाद उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ये हमारा जो बैम्बू है ये अपने 50 से 100 साल में एक ही बार फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता है, एक ही बार फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करता है, और इसीलिए ये क्या कहलाता है? मोनोकार्पिक प्लांट्स। नीट में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा मोनोकार्पिक है, तो वहां एक बैम्बू का ऑप्शन दिया हुआ था, तो बैम्बू मोनोकार्पिक है। वैसे ही एक और है हमारा स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, जिसका कॉमन नेम है नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी का लाइफ साइकिल होता है लगभग 10 से 12 साल का, और 10 से 12 साल में इसमें फ्लावरिंग होती है केवल एक ही बार, ओनली वंस। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, नीला कुरेंजी। ये जो नीला कुरेंजी है स्ट्रोबिलैंथस, हमारे साउथ में इधर केरला, तमिलनाडु वगैरह में ग्रो करता है, और इसमें आखिरी बार जो फ्लावरिंग हुई थी, 2 बातें मैं बताऊंगा। एक, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो फ्लावरिंग हुई थी 2006 में, वहां अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, इसको मैं बोल सकता हूं सितंबर अक्टूबर 2006 में, ठीक है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट है 2018। 2018 में इसमें लास्ट टाइम फ्लावरिंग हुई थी, और इसीलिए इसको लास्ट अपडेट अगर ऑप्शन में दिया जाएगा तो आप लोग लिखेंगे 2018। क्लियर? हाँ, 2018 नहीं हो, केवल 2006 ऑप्शन में हो, तो हम लोग लिखेंगे 2006। क्लियर? समझिए। तो 2 पॉलीकार्पिक प्लांट्स जिनमें की जो कि मोनोकार्पिक हैं लेकिन पेरेनियल हैं, बाकी सारे पेरेनियल प्लांट्स पॉलीकार्पिक हैं। पॉलीकार्पिक होने का मतलब जिनमें हर साल फ्लावरिंग एंड फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो कहलाता है पॉलीकार्पिक। अगर हम एनिमल्स की बात करें, मैमल्स की बात करें, तो मैमल्स में जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है तो उनकी फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ साइक्लिकल चेंजेस आते हैं। ये देखें, साइक्लिक चेंजेस आते हैं, और ये साइक्लिक चेंजेस 2 तरह के होते हैं। नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं वो कहलाते हैं ईस्टर साइकिल, और प्राइमेट्स में जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं वो कहलाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये साइक्लिक चेंजेस आते हैं इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जैसे ओवरी में, इनकी फैलोपियन ट्यूब में, यूटेरस में। तो एक्सेसरी ऑर्गन्स और मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इनमें कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं।
अगर मैं नॉन प्राइमेट्स की बात करूं तो नॉन प्राइमेट्स में जो चेंजेस हैं ये कहलाते हैं ईस्ट्रस साइकिल। अगर प्राइमेट्स की बात करूं तो कहलाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉन प्राइमेट्स जैसे कि गाय, कुत्ता, बकरी, भैंस, ये सब है नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ह्यूमन, मंकी, एप्स, ये सब कहलाते हैं प्राइमेट्स। ठीक है, क्या फर्क है ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये भी समझें। भाई जब इनमें ये साइक्लिक चेंजेस आते हैं तब इनमें यूटेरस की जो इनर मोस्ट वॉल है, जिसको हम नाम देते हैं एंडोमेट्रियम, ये जो है थिक हो जाती है। इनकी जो एंडोमेट्रियम है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। और जब ये साइक्लिक चेंजेस आते हैं तब ये एंडोमेट्रियम वहां से टूटती है, ब्रेक होती है, और ईस्ट्रस साइकिल में तो ये अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है, अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी इनमें कोई ब्लड फ्लो नहीं होता, ये ब्लड के साथ बाहर नहीं निकलती। लेकिन प्राइमेट्स में जहां मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वहां ये ब्लड के साथ बाहर फ्लो होती है, वो कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वहां ब्लीडिंग होती है। क्लियर। और आखिरी बात इसके बारे में कि भाई रिप्रोडक्शन के बेसिस पर हमारे जो एनिमल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सीजनल ब्रीडर्स, और एक होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स मतलब जो हमेशा ही रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, केवल किसी एक स्पेसिफिक सीजन में, किसी स्पेसिफिक टाइम में रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे फ्रॉग वगैरह हैं, बारिश के टाइम पर बाहर निकलते हैं, तो वो कहलाते हैं सीजनल ब्रीडर्स। क्लियर। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स जो कभी भी रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, इनको रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए किसी स्पेसिफिक सीजन की जरूरत नहीं होती है। क्लियर, बात समझ गए मेरी। तो ये हमारे 3 फेजेस ऑफ लाइफ है, ये किस बेसिस पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर। क्लियर। तो ये सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। अब आ गए हम इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा तो वहां पर 3 तरह के इवेंट्स होंगे, 3 तरह की बातें करेंगे। एक होंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एक होगा फर्टिलाइजेशन, एक होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जब मेरी बात समझे क्या है ये, कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में हमने बताया इट अकर्स थ्रू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को ही तो हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को ही तो हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर हमने जो इवेंट्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक वो इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन से पहले होंगे, क्या कहलाएंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। एक जो फर्टिलाइजेशन के बाद होंगे, कहलाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सिंपल सी बात, एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और दूसरे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, 2 तरह के इवेंट्स हो गए। क्या होना है अब इन इवेंट्स में, ये भी आप समझ लें कि भाई जब फर्टिलाइजेशन होना है, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से पहले क्या कराना पड़ेगा, एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एक काम तो हमको कराना पड़ेगा गैमेट फॉर्मेशन का। पहले तो हमको गैमेट बनाने पड़ेंगे, गैमेट फ्यूजन हो, गैमेट्स का फ्यूजन हो, उसके लिए हमको पहले गैमेट्स बनाने पड़ेंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन कराना पड़ेगा। और गैमेट्स का फॉर्मेशन कराने के बाद उन गैमेट्स का हमको क्या कराना पड़ेगा, ट्रांसफर कराना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, दोनों को एक दूसरे के पास लाना पड़ेगा,
तो दो तरह की चीजें इसमें होंगी, एक गैमेट फॉर्मेशन और एक ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। जब दोनों गैमेट्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे तब जाकर उनका आपस में फ्यूजन पॉसिबल होगा, और जब फ्यूजन होगा तो वो कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो चीजें होंगी। एक, जब भी गैमेट फ्यूजन होगा हमने बताया क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो एक काम तो होगा जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट का बनना एक काम। दूसरा काम क्या होगा, ए जाइगोट यूनिसेल्यूलर होता है, डिवाइड होगा और डिवाइड होकर ये बनाएगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस, वो कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीन तरह के, एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्लियर? चलो एक एक की डिटेल में हम बात करेंगे। तो पहले आ गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई जो भी इवेंट्स, जो भी काम फर्टिलाइजेशन से पहले होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलेंगे। जो भी काम फर्टिलाइजेशन से पहले होंगे उनको हम बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जैसा कि अभी हम बोल के भी आए। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो चीजें होंगी, एक गैमेटोजेनेसिस, अभी हमने बोला था गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा गैमेट ट्रांसफर। प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले दो चीजें होंगी, एक गैमेटोजेनेसिस होगा और एक गैमेट ट्रांसफर होगा। चलो बात करते हैं, पहले आ गया गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का बनना, सिंपल सी बात। तो ये देख लो, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे? दो टाइप के गैमेट्स। कौन कौन से? एक होगा मेल गैमेट और एक होगा फीमेल गैमेट। एक होगा मेल गैमेट और एक होगा फीमेल गैमेट। तो फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। सिंपल सी बात है, गैमेटो मतलब गैमेट्स, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और यहां दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, एक होगा मेल गैमेट, एक होगा फीमेल गैमेट। एक बात आप हमेशा याद रखें कि गैमेट्स जो हैं वो हमेशा ही हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स जो हैं हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ऑलवेज हैप्लॉइड सेल्स। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, याद रखें हमेशा, चाहे ऑर्गेनिज्म कैसा भी हो, ऑर्गेनिज्म खुद हैप्लॉइड हो, खुद डिप्लॉइड हो, कैसा भी हो, लेकिन गैमेट्स जो हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। अच्छा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड तो तुम लोग समझते हो। हैप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम्स का केवल एक ही सेट, डिप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम्स के दो सेट। क्लियर? बात समझ गए? तो गैमेट्स जो है वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स दो हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। ये गैमेट्स जो हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक है होमोगैमेट्स, एक है हेटेरोगैमेट्स। एक है होमोगैमेट्स, एक है हेटेरोगैमेट्स। जब दोनों गैमेट्स दिखने में बिल्कुल एक जैसे हों, सिमिलर हों, आइडेंटिकल हों, तो वो कहलाते हैं होमोगैमेट्स, या उन्हीं को हम बोलते हैं आइसोगैमेट्स। यहां मतलब क्या, दोनों गैमेट्स जो हैं वो कैसे हों, सिमिलर टू ईच अदर। कैसे हो? सिमिलर टू ईच अदर अगर हो तो वो कहलाते हैं होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। अगर ये दोनों गैमेट्स जो है ये डिसिमिलर हो, कैसे हो? डिसिमिलर टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से अलग दिखते हो,
एक दूसरे के जैसे नहीं दिखते हो, या मैं बोल दूं दोनों में से इस बात को पहचानना आसान हो कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है, तो इनको हम बोलेंगे हेटेरोगैमेट्स। होमोगैमेट्स जब दोनों ही एक जैसे हों, पहचान ही नहीं सकते हैं कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट, तो वहां तो कहलाएंगे होमोगैमेट्स, आइसोगैमेट। और जब आप क्लियरली पहचान सकते हो तो वो कहलाएंगे हेटेरोगैमेट्स। समझ गए? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो ये डायग्राम देखें आप, यहां कुछ ऑर्गेनिजम्स के गैमेट्स दिए हुए हैं, ये दोनों देखें, ये है क्लेडोफोरा, एक एल्गी है, उसके गैमेट्स। इनको देखो और इनको बताओ कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट। इनको देखकर ये बात बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, इसीलिए यहां मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को पहचानना पॉसिबल नहीं है। तो ये कहलाते हैं आइसोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स ऑफ क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा के आइसोगैमेट। ये बी वाले में आ जाओ, ये दोनों, ये दो दिख रहे हैं, एक ये रहा बड़ा सा गैमेट, एक ये रहा बेचारा छोटा सा गैमेट। देखो साइज में ही बहुत डिफरेंस है। ये है फ्यूकस के गैमेट, फ्यूकस भी एक एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, और फ्यूकस के गैमेट एक बिल्कुल बड़ा जो कि फीमेल गैमेट है, एग या ओवम इसको बोलते हैं, और ये दूसरा छोटा मेल गैमेट। दोनों बिल्कुल अलग हैं, देख के हम बता सकते हैं कौन सा मेल गैमेट और कौन सा फीमेल गैमेट। ये मेल फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट। तो ये कैसे गैमेट हुए? हेटेरोगैमेट्स। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो क्या कहलाएंगे? हेटेरोगैमेट्स। और तीसरे ये ह्यूमन के, देखो ह्यूमन के गैमेट्स तो वैसे तुम लोग जानते ही हो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन तुम लोग पढ़ ही रहे हो। ये देखो, ये है फीमेल गैमेट जिसको हम ओवम बोलते हैं, ये है मेल गैमेट जिसको हम बोल रहे हैं स्पर्म। तो हेटेरोगैमेट ह्यूमंस के भी क्या है? हेटेरोगैमेट्स। हेटेरो मतलब दोनों सेम नहीं है, होमोसेपियंस यानी ह्यूमन बींग्स। तो तीनों चीजें समझ गए, तीनों बातें समझ गए। आइसोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स का चक्कर, आइसोगैमेट या जिसको हम बोलते हैं होमोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स। क्लियर? गैमेट्स की हमने बात की, और इन गैमेट्स के ही बाद ऑर्गेनिजम्स की सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है, पहले आप ये समझिए भाई। ऑर्गेनिजम्स जो हैं, चाहे हमारे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें एक ही प्लांट में या एक ही एनिमल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं। एनिमल्स में भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं। उनको हम किस तरह से टर्म देंगे, ये कहलाता है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। है गैमेटोजेनेसिस में ही, इसी में हम पढ़ रहे हैं इसको। देखें भाई, कुछ फंजाई में जिनकी बॉडी जो होती है, जिनको हम बोलते हैं थैलस, है ना। फंजाई जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं होमोथैलिक और एक होते हैं हेटेरोथैलिक। होमोथैलिक यानी ऐसे फंजाई जिनमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं एक ही थैलस पर होते हैं, या मैं बोल दूं ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी? बाइसेक्सुअल कहलाएगी, जहां एक ही फंजाई पर, एक ही थैलस पर दोनों तरह के ऑर्गन्स हों, मेल ऑर्गन्स भी या फीमेल ऑर्गन्स। या इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई एक ही थैलस से मेल गैमेट बने और उसी थैलस से फीमेल गैमेट बने, तो ये कहलाएगा होमोथैलिक। और ये कंडीशन कैसी है? ये कंडीशन है बाइसेक्सुअल। कैसी है? बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल कंडीशन को हम लोग डिफाइन करते हैं होमोथैलिक। और अगर कंडीशन हो यूनिसेक्सुअल,
तो इनको हम बोलते हैं हेटेरोथैलिक। होमोथैलिक बोला, इसका मतलब एक ही थैलस से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डेवलप हो रहे हैं और फीमेल भी डेवलप हो रहे हैं। हेटेरोथैलिक मतलब मेल अलग ऑर्गेनिज्म अलग थैलस से प्रोड्यूस हो रहा है, फीमेल गैमेट अलग ऑर्गेनिज्म यानी अलग थैलस से प्रोड्यूस हो रहा है। लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें फंजाई में, ये कंडीशन हम लोग बोल देते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, हायर प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं या तो मोनोइशियस या डायोशियस। मोनोइशियस का मतलब एक ही प्लांट में दोनों तरह के फ्लावर्स या दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हों तो वो कहलाएगा मोनोइशियस। मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर हो तो वो कहलाएगा मोनोइशियस। अगर मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पर हो तो वो कहलाएगा डायोशियस। एग्जाम्पल मोनोइशियस प्लांट्स, कुकुरबिटा, हमारा कोकोनट, ये है मोनोइशियस। क्या बोला मैंने? मोनोइशियस का मतलब जब एक ही प्लांट पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो तो ये कहलाएगा मोनोइशियस। दूसरा है डायोशियस। डायोशियस मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग प्लांट पर, मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग, जैसे कि हमारा पपाया यानी कि पपीता और डेट पाम यानी कि खजूर। डेट पाम यानी कि खजूर, इसको हम बोल देते हैं। तो मोनोइशियस कुकुरबिटा एंड कोकोनट, डायोशियस पपीता पपाया एंड डेट पाम, पपीता और खजूर। ठीक है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हुई। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हमारे अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच, ये सब कैसे एनिमल्स हैं? बाइसेक्सुअल एनिमल्स में इनको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल्स। बाइसेक्सुअल एनिमल्स या इन्हीं को हम बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट। एनिमल्स के लिए एक टर्म यूज की जाती है हर्मेफ्रोडाइट, which possess both male and female reproductive organs, जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं, तो वो कहलाएगा हर्मेफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल। और जहां केवल मेल या केवल फीमेल, मेल फीमेल अलग हो तो वो कहलाएगा यूनिसेक्सुअल, जैसे कि हमारा कॉकरोच या ज्यादातर एनिमल्स जो हैं वो कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल। तो ये बात हुई सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स की, समझ गए? लोअर ऑर्गेनिजम्स जिनमें थैलस है वहां हम टर्म यूज करते हैं होमोथैलिक या हेटेरोथैलिक, जिनमें मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं वो एक ही प्लांट से डेवलप हो रहे हैं, एक ही थैलस से डेवलप हो रहे हैं, क्या कहलाएगा? होमोथैलिक। जहां अलग अलग थैलस से डेवलप हो रहे हैं वो कहलाएगा हेटेरोथैलिक। फ्लावरिंग प्लांट्स में मोनोइशियस, डायोशियस, और एनिमल्स में अगर बाइसेक्सुअल कंडीशन है तो कहलाएगा हर्मेफ्रोडाइट, अगर बाइसेक्सुअल नहीं है तो वो कहलाएगा यूनिसेक्सुअल। तो ये बात हुई सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? चले आगे। इस डायग्राम में देखें आप, ये शो किया हुआ है हमारा अर्थवर्म। अर्थवर्म की स्ट्रक्चर आप लोग जूलॉजी में पढ़ते हैं, मेल फीमेल ऑर्गन्स दोनों है, इसीलिए इसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। ये देखो यहाँ दिखाया हुआ भी है, इसमें यहाँ टेस्टिस भी हैं और ओवेरी भी है, टेस्टिस भी हैं और ओवेरी भी है, दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म। कॉकरोच की बात करें, ये मेल कॉकरोच है, ये फीमेल कॉकरोच है। मेल कॉकरोच अलग होता है, फीमेल कॉकरोच अलग होता है। क्लियर? अरे बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी पढ़ रहे हो, और क्या एनसीईआरटी बेस्ड ही तो है ये। ये देखो, ये सी ऑप्शन में देखें, ये है हमारा एल्गी, जिसको हम बोल रहे हैं कारा। कारा में एक ही प्लांट में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी हैं और मेल सेक्स ऑर्गन्स भी हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? मोनोइशियस। एक हमारा मार्केंशिया ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट में फीमेल थैलस अलग होता है, मेल थैलस अलग होता है।
कैसा प्लांट कहलाएगा? डायोसियस। ये हमारा स्वीट पोटैटो का फ्लावर है। इसमें आप देखें स्टामेन यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कार्पेल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये कैसा है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। हाँ भाई मोहित, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? एनसीईआरटी बेस्ड ही तो पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ रहे हैं। तो ये देख लें आप, इसमें हमने सारी चीजें दिखा दी। एनिमल्स भी दिखा दिए हैं जो बाइसेक्सुअल हैं, एनिमल्स दिखा दिए जो यूनिसेक्सुअल हैं, प्लांट्स दिखा दिए जो मोनोइशियस हैं और डायोशियस हैं, और ऐसा फ्लावर जो बाइसेक्सुअल है। सारी बातें इसमें हमने कर ली। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। और अब आ गया सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन को एक बार आप समझ लें। कैसे हम बात करते हैं सेल डिवीजन की, कि भाई हमारे जो एनिमल्स हैं वो दो तरह के होते हैं। या तो एनिमल जो है खुद हो सकता है हैप्लॉइड, या खुद एनिमल हो सकता है डिप्लॉइड। एनिमल दो तरह के हो सकते हैं, या तो एनिमल होगा कैसा? हैप्लॉइड एनिमल, या कैसा होगा? डिप्लॉइड एनिमल। एनिमल या मैं बोल दूं ऑर्गेनिजम्स, दोनों तरह के हो सकते हैं। लेकिन गैमेट जो भी बनेंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे हैप्लॉइड। गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे। अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो भी गैमेट्स हैप्लॉइड होंगे, अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो भी गैमेट्स हैप्लॉइड होंगे। अब एक चीज और समझ लें आप, कि भाई अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड गैमेट बना रहा है तो वहां कौन सा डिवीजन होगा? वहां पर होगा माइटोसिस। वहां पर क्या होगा? माइटोसिस होगा। लेकिन अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से हैप्लॉइड गैमेट्स बन रहे हैं, है ना, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से हैप्लॉइड गैमेट बन रहे हैं, तो डिप्लॉइड को हैप्लॉइड बनाने का एक ही तरीका है, और वो कौन सा है? वो है मियोसिस। अगर मेरी बात आप समझ रहे हो, तो अगर हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करने हैं और ऑर्गेनिज्म खुद भी हैप्लॉइड है, तो वहां हैप्लॉइड गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे? माइटोसिस के थ्रू। ये रहा। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है और हैप्लॉइड गैमेट बना रहे हैं, तो ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू प्रोड्यूस होंगे? मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होंगे, है ना। हाँ भाई, मियोसिस। देखो क्या लिखा हुआ है, थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार। हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। यही तो बोला हमने। ये देखो, हैप्लॉइड पेरेंट्स प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस। जैसे कि हमारे मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ये सब कैसे हैं? हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं, हैप्लॉइड प्लांट्स हैं, और इनमें मियोसिस के थ्रू नए गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जो डिप्लॉयड है ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड ह्यूमन बींग्स। इनकी पेरेंट बॉडी जो है वो कैसी है? डिप्लॉयड है। इनकी पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड है, और जिनकी पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड होगी, मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन होना होगा उसमें डिप्लॉयड बॉडी में। कौन सा? मियोसिस। मियोसिस को ही तो बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस जरूरी है। अब डिप्लॉयड गैमेट्स में मियोसिस हो रहा है, और मियोसिस के थ्रू गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जिस सेल में मियोसिस होगा उस सेल को हम बोलते हैं मियोसाइट। जिस सेल में, जिस स्ट्रक्चर में मियोसिस होगा उसको हम बोलते हैं मियोसाइट। और एक और चीज आप समझ लो कि ये जो मियोसाइट है ये हमेशा ही कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी। ये जो मियोसाइट है ये हमेशा ही डिप्लॉयड होगी, ये हमेशा ही डिप्लॉयड होगी।
भाई डिप्लॉयड होगी तभी तो इसमें मियोसिस पॉसिबल होगा, डिप्लॉयड होगी तभी इसमें मियोसिस पॉसिबल होगा और तभी इससे हैप्लॉयड गैमेट्स बन पाएंगे, है ना। तभी इससे हैप्लॉयड गैमेट्स बन पाएंगे। तो देखो इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मियोसाइट, या इनको इसने बोला है गैमेट मदर सेल। गैमेट मदर सेल मतलब जहां से गैमेट्स बन रहे हैं, जिस सेल से गैमेट बन रहे हैं वही तो कहलाएगी गैमेट मदर सेल। तो गैमेट मदर सेल और उसी में क्या होगा, मियोसिस होगा। क्लियर, बात समझ गए। चलो एक चीज यहां देख लो, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट एंड गैमेट्स। जिस ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट में डिप्लॉयड होंगे और गैमेट्स में हैप्लॉयड होंगे, है ना। जैसे देखो ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग की क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट डिप्लॉयड होता है 46 और जब गैमेट्स बनते हैं तो ये हैप्लॉयड हो जाएगा 23। हाउस फ्लाई अगर डिप्लॉयड देखें मियोसाइट में 12, गैमेट में 6। रैट में देखें तो रैट में 42 मियोसाइट में और गैमेट्स में 21। कुछ के याद रख ले, सब जरूरी नहीं है। फ्रूट फ्लाई हमारी ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में 8 डिप्लॉयड नंबर तो गैमेट में 4। ऑफियोग्लोसम एक टेरिडोफाइट, प्लांट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1260 और इनके गैमेट्स में 630। एप्पल, राइस, मेज, पोटैटो, बटरफ्लाई, अनियन 16 और 8। तो कुछ के याद रख लें, कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। 2-3 याद रख लो, इसमें ट्रिक की भी कोई जरूरत नहीं है। ह्यूमन बींग्स का याद रख लो, हाउस फ्लाई ह्यूमन बींग्स का याद है, सबको याद है। हाउस फ्लाई का याद रख लो, फ्रूट फ्लाई का याद रख लो, ऑफियोग्लोसम याद रख लो, बस इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं। अनियन याद रख लो, ठीक है। तो किसी ने मेरे को बोला था ये क्रोमोसोम वाली टेबल समझा दो सर, तो ये देखो यहाँ आ गई है, समझ लीजिए इसको। क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट हमेशा डिप्लॉयड होगी, तो यहाँ 2 सेट होंगे, तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और गैमेट्स में इसके हमेशा हाफ होंगे, है ना, हैप्लॉयड होगा, हमेशा एक ही सेट होगा। और अब आ गया गैमेट ट्रांसफर। भाई एक चीज समझ लो कि हमने 2 गैमेट्स बना दिए, एक तरफ बन गया मेल गैमेट, एक तरफ बन गया फीमेल गैमेट। एक तरफ बन गया मेल गैमेट, एक तरफ बन गया फीमेल गैमेट। जब तक ये दोनों गैमेट्स एक दूसरे से दूर हैं तब तक फ्यूजन पॉसिबल नहीं है। जब तक दोनों गैमेट्स एक दूसरे से दूर हैं तब तक फ्यूजन पॉसिबल नहीं है। तो दोनों गैमेट्स को एक दूसरे के पास लाना पड़ेगा, दोनों गैमेट्स को एक दूसरे के पास लाना पड़ेगा और इसी प्रोसेस को हम नाम देंगे गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट ट्रांसफर जो है ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से होता है। देखो प्रोसेस, मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन। दोनों जब तक एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है, नॉन मोटाइल होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स को गैमेट्स के ट्रांसफर के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, एल्गी की, इनको हमारे जो मेल गैमेट्स हैं उनकी मूवमेंट के लिए जरूरत पड़ती है मीडियम की। और ये जो हमारा मीडियम है, इस मीडियम का काम कौन करता है, इस मीडियम का काम करता है वाटर, ठीक है। जिनमें मेल गैमेट्स मोटाइल है, मूव कर सकता है, उनमें वाटर के थ्रू मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट तक जाता। हमारे सीडेड प्लांट्स, हमारे जो हायर प्लांट्स है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म,
जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो हायर प्लांट्स हैं, इनमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक ले जाने का काम कौन करता है? पॉलन ग्रेन्स करते हैं, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स काम करते हैं मेल गैमेट्स की कैरियर का, और फीमेल गैमेट्स यानी एग तक पहुंचाते हैं, जो किसमें प्रेजेंट होता है? ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। फीमेल गैमेट जो एग है किसमें प्रेजेंट है? ओव्यूल में। पॉलिनेशन के थ्रू ये जो मेल गैमेट है इसको पहुंचाया जाता है फीमेल गैमेट तक। ये पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो सकता है, ज्यादातर में एयर के थ्रू होता है, कुछ में ये वाटर के थ्रू, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में आगे हम देखेंगे इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। तो अलग अलग फैक्टर्स के थ्रू ये पॉसिबल हो पाता है। अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है, और उस स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं कॉप्यूलेशन। उस स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म यानी प्रोसेस को हम नाम देते हैं कॉप्यूलेशन, और इसके लिए इन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं स्पेशलाइज्ड कॉप्यूलेटरी ऑर्गन्स। सिंपल। सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट्स, इनका ट्रांसफर सक्सेसफुल हो जाए और ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएं, is the essential for the most critical event in sexual reproduction called as fertilization। ये जो फर्टिलाइजेशन कराना जरूरी है, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, तब तक उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते। और उसके लिए हमारे गैमेट्स का सक्सेसफुल ट्रांसफर होना और दोनों का एक साथ आना, कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट्स, is essential for the most critical event in sexual reproduction, the fertilization। क्लियर? बात समझ गए? तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। याद करो, 3 इवेंट्स मैंने बताए, एक प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो बस पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। चलिए।